गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय सिन्हा एमए प्रीवीएस के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन प्रबंध एवं सिद्धांत के इस क्लास में, इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन। इसके संदर्भ में हमने आपको कि इसकी अवधारणा क्या है और इसके उदय के क्या कारण थे, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो जो चर्चा हमने की उसका संक्षेप में फिर से आपको बता दें और फिर आगे की जो हमारी बातें हैं उस पर हम आएंगे। जैसा मैंने बताया था कि डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर उन्होंने पुस्तक लिखी थी रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने नव लोक प्रबंधन विचारधारा का कि कह सकते हैं इसका ज़बरदस्त समर्थन किया था और इसको अनेक नामों से जाना जाता है। अनेक विचारकों ने इसके कई नाम दिए, जैसे पॉलिट ने प्रबंधनवाद कहा, ऑसबॉर्न गैबलर ने उद्यमशील सरकार के रूप में इसको परिभाषित किया, लेन और रॉजनब्लूम ने बाजार आधारित लोक प्रशासन और गुन ने इसे लोक और निजी प्रशासन के मध्य तीसरे मार्ग के रूप में परिभाषित किया। मैंने जैसे बताया था आपको कि यह जो इंग्लैंड में थैचरिज्म और अमेरिका में रीगनवाद के प्रभावों से यह उत्पन्न विचारधारा है और मूलतः यह जो विचारधारा है लोक प्रशासन के अध्ययन का, यह दो चीज़ों का संश्लेषण है। यानी लोक प्रशासन से तो यह क्या और क्यों लेता है और निजी प्रशासन से कैसे, यानी तकनीक को बोरो करता है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ये अपना आउटलुक बनाता है। यह राज्य को नहीं बल्कि बाजार को अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामकीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है और राज्य से इसकी क्या अपेक्षा होती है कि यह स्टीयरिंग के कार्य करे, रोइंग का काम न करे। यानी यह कर्ता न बने, मुख्य कर्ता न बने, अर्थव्यवस्था का निर्धारक कर्ता बनने के बजाय सहायक अथवा प्रोत्साहक की भूमिका निभाए। साथ ही साथ हमने आपको इसके बारे में बड़े विचार से समझाया था कि मूल रूप से यह टेलरवाद का एक कह सकते हैं संशोधित या संवर्धित प्रारूप है। यह कुशलता और मितव्यता प्रभावशीलता को महत्व देता है प्रशासन के कार्यों में और चूँकि इसका फोकस जो है वो 3 E's है, यानी एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफ़ेक्टिविटी। तो इसकी वजह से यह राज्य से क्या अपेक्षा करता है कि वह अधिकांश जो कार्य है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाए और राज्य को केवल नीति निर्माण के कार्य करने चाहिए और ये अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन में प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रबंधकीय स्वायत्तता, कीमत कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन जैसे विचारों को ज़्यादा महत्व देता है। तो ये बातें हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से समझाई थी और अब हम देखें कि नव लोक प्रबंधन के एंटी गोल्स क्या हैं। तो जब भी ये बात आती है कि नव लोक प्रबंधन के एंटी गोल्स क्या है, तो इसका मतलब यह किन बातों को अस्वीकार करता है, किसे यह स्वीकार नहीं करता या किन लक्ष्यों को हम कह सकते हैं नहीं, यानी इसका विरोध करता है, ये नहीं होने चाहिए। यानी पहले ये थे और अब हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रतिलक्ष्य या एंटी गोल्स। तो एनपीएम के जो एंटी गोल्स हैं वह सबसे पहले देखें, यह द्विभाजन को अस्वीकार करता है। यानी राजनीति और प्रशासन का जो द्विभाजन विल्सन के काल से जो चला रहा था, खासकर एनपीए तक यानी नव लोक प्रशासन तक जो चला आ रहा था, तो उस द्विभाजन को यह अस्वीकार करता है। यानी यह एनपीए के दिशा में ही, यानी उसकी जो मूल विचार था उसको अस्वीकार करता है। एनपीए भी आप जानते हैं द्विभाजन को अस्वीकार करता है। तो यह राजनीति प्रशासन के द्विभाजन को अस्वीकार करके दोनों के को करीब लाने का प्रयास करता है। यह पदसोपानिक संगठनों का विरोध करता है। तो अब आप देखें कि एक तरफ तो यह द्विभाजन को अस्वीकार करता है, चाहता है कि प्रशासक और राजनीतिक दोनों मिलकर सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निर्धारण करें और उसको उस समस्याओं को दूर करने के एक सामूहिक प्रयास करें। लेकिन यह पदसोपानिक संगठनों का विरोध करता है। यानी यह नहीं चाहता है कि आप नौकरशाही के माध्यम से सारे कार्यों को करें या हायरार्किकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पदसोपानिक जो ढांचा होता है, पदसोपानिक ढांचे से तात्पर्य है कि जहाँ पर उच्च और अधीनस्थ अधिकारी संबंध पैदा होते हैं जिसकी वजह से
एक स्टेटस डिफरेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से एक सामूहिकता की भावना का अभाव पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार के संगठनों का यह विरोध करता है कि संगठन कैसे होने चाहिए, मैट्रिक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। यानी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि एक कार्य विशेष के लिए कैसे संगठन का निर्माण किया जाए जो जिसमें सभी विशेषज्ञ हो और उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं, एक टीम भावना में सब मिलकर काम करें। तो पदसोपानिक ढांचे में क्या होता है, उच्च और अधीनस्थ अधिकारी संबंध पैदा हो जाने से एक अधीनस्थ समूह जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें जो आदेश मिलेगा उच्च अधिकारी जैसा आदेश करेंगे हम वैसा करेंगे। तो उनकी क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता या उनकी जो पहल करने की क्षमता वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर नव लोक प्रबंधन जो है वो ये कहता है कि हमें ऐसे संगठनों से बचना चाहिए। तो ये उसका दूसरा एंटी गोल है। तीसरा, यह शक्ति के केंद्रीकरण का विरोधी है। तो ये चाहता क्या है, तो ठीक विपरीत चाहता है। ये चाहता है कि विकेंद्रीकरण किया जाए, बहुत सारे स्वायत्त संस्थाएं बनाई जाएं जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हों और उनको पूर्ण स्वायत्तता दी जाए अपने कार्यों को संपादित करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोनोमस रीजन्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और वहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त हों, उनके ऊपर से कोई केंद्रीय नियंत्रणकारी संस्था न हो। जो भी फैसले लेने हैं वो अपने स्तर पे लें और जो समस्या जिसके लिए उनको दायित्व सौंपा गया है वो समस्या को समझें, उस समस्या का निर्धारण वो स्वयं करें और समस्या का समाधान भी करें। तो इस प्रकार से स्वायत्त संगठनों पर इसका फोकस है और यह जो केंद्रीकरण है शक्ति का, उसका विरोध करता है। इसी प्रकार से इसके एंटी गोल्स में शामिल है यह प्रशासन के नियमों, जो प्रशासन में जो नियमों की प्रधानता है। आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा नियम प्रक्रियाओं के आधार पर ही कार्य करती है, तो वो इसका भी विरोध करता है। तो जो बीमारियां हैं, नौकरशाही की जो बुराइयां हैं, उसको यह पसंद नहीं करता। और आप जानते हैं कि नौकरशाही की सबसे बड़ी बीमारी है कि नियम और प्रक्रियाओं को ये ज़्यादा महत्व देता है। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, वो उसका कंसर्न नहीं है। जो भी काम करना है नियम प्रक्रिया के अनुसार करना है। तो इसलिए यह नियमों को भी, नियम प्रधान संस्थाओं की भी का विरोध करता है। ये नहीं चाहता है कि प्रशासनिक कार्य जो है बहुत ज़्यादा कठोर नियमों से संचालित हो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। समय परिस्थिति जैसी मांग करे वैसा कार्य के तौर तरीके विकसित कर लेने चाहिए। आखिरी बात जो इसके एंटी गोल्स में शामिल की जा सकती है वह है कि यह तटस्थता एवं अंतर्मुखी दिशा का विरोध करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की फिर ये एक बीमारी है। ये जितनी भी बातें हमने, पहले पॉइंट को छोड़ दीजिए, जितनी भी बातें कही गई वो ब्यूरोक्रेसी के है ना बीमारियाँ हैं। इसको हम ब्यूरो कह सकते हैं, काइंड ऑफ, जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं ब्यूरोमानिया कहा गया। लॉर्ड हिबर्ट ने कहा था कि भाई फ्रांस में एक रोग पैदा हो गया है ब्यूरोमानिया का, है ना। इसी तरीके की बात ये लोग भी कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स ऑफ फंक्शनिंग है, कार्य करने की जो प्रणाली है नौकरशाही है, वो उसमें उच्च अधीनस्थ संबंध पैदा हो जाते हैं। नियमों पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है उच्च स्तर पे। निचले स्तर के अधिकारी जो है वो उनमें पहल की भावना नहीं होती, वो स्वयं अपने स्तर पर कोई फैसले नहीं कर पाते। तो जो निचले स्तर के, जिनके साथ जनता का, क्लाइंट का संबंध होता है, तो क्लाइंट के प्रॉब्लम को अपने स्तर पे वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो ऊपर के द्वारा दिए गए, उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसलिए ये जो नव लोक प्रबंधन है वह चाहता है कि भाई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जो दायित्व सौंपा गया है वो उस दायित्व को पूरा करने के लिए उनको फ्रीडम दी जाए, ताकि वो इमीडिएटली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे कार्यकुशलता आएगी, प्रभावशीलता आएगी। तो जितने भी ब्यूरोपैथोलॉजी जिसको बोलते हैं बीमारियां हैं, उन सारे का यह विरोध करता है। ये इसके एंटी गोल्स में तटस्थता और अंतर्मुखी जो दिशा, इसका अर्थ ये है कि नौकरशाही प्रायः तटस्थ रहती है, अनाम रहती है और वह अपने स्वयं संगठन के अंदर अपने आप को
जिसको कहते हैं समेट कर रखती है। वो ये नहीं देखती कि बाहर क्या घटना घट रही है, बाहर की क्या समस्याएं हैं और हम जो काम कर रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इतना उसको उसकी चिंता यह रहती है कि हमें जो काम मिला है नियमानुसार उसको कार्य करना है, फाइल को निपटाना है, इस तरह की उसकी सोच रहती है। तो इसलिए ये बात कही गई है कि एनपीएम जो है वो इस प्रकार के कार्य करने के तौर तरीक़ों का विरोध करता है, इसलिए ये सारी बातें उसके एंटी गोल्स में शामिल हैं। वो नहीं चाहता कि जो अधिकारी हो तटस्थ हो और अंतर्मुखी हो, वो चाहता है कि देखें कि भाई समाज की क्या समस्याएं हैं, लोगों से इंटरैक्ट करें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और जो है एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, यानी वो आगे आए, सक्रिय बने और जिसको कह सकते हैं इनिशिएटिव ले, वो पहल करें। ये नहीं कि जैसा आदेश ऊपर से आएगा वैसा हम काम करें, ये उसकी सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसा संगठन जो इन सब चीज़ों से युक्त है, ऐसी बातें जिसमें पाई जाती है उसको हम प्राय नौकरशाही कहते हैं। तो नवलोक प्रबंधन जो है नौकरशाही प्रकार के संगठनों का विरोध करता है। आगे हम देखें इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये तो अभी तक हमने जो चर्चा की वो एंटी गोल्स की चर्चा की। अब इसकी एनपीएम जो है वो क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करें। तो डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर, जैसा आपने जान लिया होगा, अब तक ये नाम याद हो गया होगा, जो ये पुस्तक लिखी थी रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने ये विशेषताएं बताई नवलोक प्रबंधन की। तो ये जो विशेषताएं हैं, उत्प्रेरक सरकार। तो उत्प्रेरक सरकार से हमारा तात्पर्य क्या है? सरकार को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? सरकार को उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की भूमिका निभानी चाहिए। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो स्वयं प्रक्रिया में भाग न ले, लेकिन उसकी वजह से प्रक्रिया की गति बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये कैटलिस्ट की भूमिका आपको निभानी है। आपको स्वयं कर्ता की भूमिका नहीं निभानी है, स्वयं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि आपका प्रेजेंस होना चाहिए, आपको निगरानी रखनी है, आपको डायरेक्टिव्स देने हैं, आपको कंट्रोल करना है, आपको रेगुलेट करना है, पर आपको ही स्वयं काम नहीं करना है। तो ये स्टीयरिंग वाली बात है। तो उत्प्रेरक सरकार की भूमिका है ना, सरकारों से क्या अपेक्षा की जाती है कि उत्प्रेरक सरकार की भूमिका निभाएं, कर्ता की भूमिका नहीं निभाएं। तो ये इसकी पहली विशेषता है। इसी तरीके से जो दूसरी बात है वह है समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार। समुदाय के स्वामित्व से तात्पर्य हमारा ये है कि सरकार जो है वो कई बार उसकी ये धारणा बनती है कि मैं देता हूँ, मैंने ये फैसला किया, मैंने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है और यह सारी नीतियाँ हमारी है और मैं लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। ये जो भाव होता है, तो इस भाव की वजह से उसके अंदर अहम पैदा हो जाता है और वो सोचता है मैंने जो फैसला किया है वह लोगों के लिए सही है। तो ये जो भाव है इससे मुक्त करना है सरकार को। सरकार को कैसी भूमिका निभानी है यह मानना, ये उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसकी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि देखो हम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों की तरफ से हम ये फैसले कर रहे हैं, असली मालिक जनता है। हम जो भी फैसले कर रहे हैं, ये जो संसाधन और कह सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण कर रहे हैं, इसके असली मालिक समुदाय है और हम तो केवल एक फैसिलिटेटर हैं। हमारा काम क्या है कि लोगों तक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके वितरण करना। असली मालिक कौन है? समुदाय है। समुदाय के अनुसार ही जो है हमको फैसले लेने चाहिए। तो समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार का मतलब ऐसी सरकार जो इस भाव से मुक्त हो कि हम देते हैं, हम फैसला करते हैं और एक इसमें भाव पैदा हो जाता है कि हम शासक हैं और ये हमारी प्रजा है। तो ये भाव से मुक्त होना है। आपको ये मानकर चलना है कि देश के जितने भी संसाधन हैं वो लोगों के संसाधन हैं। असली मालिक कौन है? तो जनता है, समुदाय है, ये नागरिक समुदाय है। तो ये उनका है, हम उनको उन्हीं की चीज़ जो है सौंप रहे हैं और बेहतर तरीके से मैनेज करके सौंप रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए सरकारों का। तो ये दूसरी बात हम कह सकते हैं नवलोक प्रबंधन की विशेषता है कि अपेक्षा करती है कि सरकारों को अपने इस भाव से मुक्त होना चाहिए कि हम प्रदाता हैं, हम देते हैं, हम दाता के भाव से मुक्त हो जाओ। आप एक सेवक हो और आपका काम बेहतर तरीके से मैनेज करना है शासकीय कार्यों को, ताकि जनता की आप सेवा कर सकें।
तीसरी जो बात हम देखेंगे इसमें, सक्षम सरकार। सक्षम सरकार से मतलब वह सरकार जो कुशलता और मितव्ययता के पैमाने पर कार्य करे, यानी जो भी उसके कार्य हैं उन कार्यों को वह जो है कम से कम लागत और कम से कम कह सकते हैं समय में प्रभावी तरीके से जनता को वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराए। और ये कैसे संभव होगा? तो ये संभव तब होगा जब आप अपने अधिकारियों को प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर उनका परीक्षण करें कि भाई आपको मैंने ये काम सौंपा है, आप यह कार्य यथाशीघ्र करें, इतने समय में आपको ये काम करना है, ये आपको इतने ये कॉस्ट आपको मिनिमाइज़ करना है, कम कीमत पे ये उत्पादन करके वस्तु और सेवाओं का और आपको वितरित करना है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस पर ध्यान आपको देना है, कम से कम समय में काम करना है ताकि आप संसाधनों का मिसयूज़ या वेस्टेज न करें। सक्षमता से तात्पर्य है यहाँ पर ऐसी सरकारें जो कम लागत और कम समय में अपने कार्य को बेहतर तरीके से करती है। निश्चित रूप में इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सरकार कैसी होनी चाहिए? तकनीकी दृष्टि से, दक्षता की दृष्टि से कार्यकुशल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है लक्ष्य संचालित सरकार। इसमें पॉइंट छूट गया है लिखना, लक्ष्य संचालित सरकार। ऐसा सरकार जो लक्ष्य से संचालित हो, जो गोल है उसको ध्यान में रखकर कि ये हमारा मिशन है, ये गोल है, इसको हम एक मिशन के रूप में ले रहे हैं। मिशन ड्रिवन होना चाहिए कि हमको ये हासिल करना है, ये हमारा लक्ष्य, इसको हमको हासिल करना है। तो मिशन शब्द जो है अपने आप में एक प्रकार की ज़ील को शो करता है, एक ऐसे लगन उत्साह को शो करता है कि भाई हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हमको हर हालत में इसको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ये काम है, हम इस काम को कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरा करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो हमने काम हाथ में लिया है वो पूरा हो, और जो हमने उससे अपेक्षाएं पाल रखी हैं कि जब ये हो जाएगा कार्य तो इसका प्रभाव जनता में इस रूप में आएगा, हमको वो सुनिश्चित करना है। यानी पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, या आप लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वास्तव में इसका परिणाम लोगों तक बेहतर जीवन के रूप में उपलब्ध हुआ या नहीं। तो एक मिशन के रूप में, यानी समस्याओं को हमको दूर करना है, ऐसी भावना से लोगों को काम करना चाहिए। नेक्स्ट है परिणामोन्मुखी, यानी कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड, मिशन भी ड्रिवन है और साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड है। वी वांट टू एंश्योर कि भाई हमारा जो हम वांछित परिणाम हम चाह रहे हो हमको मिले। यानी हम केवल प्रक्रिया में उलझे नहीं रहे, हम ये देखें कि वास्तव में जो हमने कार्य किया उसके क्या परिणाम मिले। यानी कि हमको हर वक्त मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, क्या उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या अपेक्षित जो है परिणाम मिल रहे हैं। तो हमको लगातार मॉनिटर करते रहना है, अपने आप को देखते रहना है कि जो काम हो रहा है उसके सकारात्मक परिणाम या वांछित परिणाम हमको प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है उपभोक्ता निर्देशित सरकार। तो यह अपने आप में यह जो शब्द है समझा रहा है कि सरकारों को क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्लाइंट ओरिएंटेड का मतलब लोगों को क्या चाहिए ये फैसला आप ना करें, आप लोगों से पूछें कि वो क्या चाहिए। सरकारें कई बार ऐसा फैसला लेती हैं जो दावा करती हैं कि ये लोगों के लिए बेहतर होगा, लेकिन वो लोगों से पूछती नहीं है, उनसे वो ये जानने का प्रयास नहीं करती है कि क्या ये उनके लिए उपयोगी है, क्या ये वो चाहते हैं। ये फैसला वो स्वयं कर लेती है कि उनके लिए क्या अच्छा है और आधिकारिक तरीके से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। तो NPM जो है वो इसका विरोध करता है, वो कहता है सरकारों को लोगों से पूछना चाहिए कि लोगों को ऑप्शंस देने चाहिए। आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप उनसे पूछिए, वो आपके क्लाइंट हैं। जैसे एक शॉपकीपर है,
तो वो अपने क्लाइंट की ज़रूरतों और उनकी पसंद के अनुसार दुकान में सामान रखता है। सरकार को भी अपने क्लाइंट के ज़रूरतों और उनकी रुचियों के अनुसार सेवा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए, न कि आप स्वयं फैसला कीजिए कि हमने जो योजना बनाई है, हमने जो कार्यक्रम बनाया है वो सबको अच्छा लगेगा। ये अप्रोच छोड़ दीजिए। ये वही वाली बात हो गई कि एक दुकानदार कहे कि भाई वो जो है तरह तरह के अपने पसंद की टी शर्ट्स या पैंट लेकर आ जाए और ग्राहक से उम्मीद करे कि वो उसके पसंद के अनुसार चीज़ें लोग पहने और ख़रीदें। तो ऐसा तो होता नहीं। एक अच्छा जो शॉपकीपर होता है वो अपने ग्राहकों की पसंद के अनुसार ही अपने इन्वेंट्री को डेवलप करता है, यानी अपने स्टॉक में उन्हीं चीज़ों को शामिल करता है जो ग्राहक चाहते हैं, न कि जो वो चाहता है। उसी तरह सरकार को भी वो कार्य करने चाहिए जो जनता चाहती है। तो इसलिए ये उपभोक्ता निर्देशित सरकार की अवधारणा यहाँ पर लाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसकी जो विशेषता है वह है उद्यमी सरकार की। उद्यमी सरकार से तात्पर्य क्या है? वह सरकार जो पूरे सरकार यानी सरकारी तंत्र को, प्रशासन तंत्र को एक उद्यम के रूप में संचालित करे। उद्यम से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जैसे आप और हम कोई उद्यम करते हैं, हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम कोई कार्य करें और हम मुनाफा कमाएं। तो सरकार को भी क्या करना चाहिए? ऐसी सोच रखनी चाहिए कि कम से कम लागत में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके अधिक से अधिक परिणाम मिले। यानी अगर हम कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें वेस्टेज नहीं, उसमें हम क्या करें कि कोशिश ये रहे कि हम जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके और जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो उचित कीमत पर पहुंचाएं और कुछ मुनाफा भी कमाएं। यानी सरकार को अपने क्रियाओं के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी सक्षमता बढ़े, जिससे कि वह और अपनी भूमिका का विस्तार बेहतर तरीके से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में कर सके। यानी ये जो उद्यमी सरकार है, तो सामान्यतः सरकारों से अपेक्षा होती है कि सरकारी काम में अपव्यय होता है, ये सब चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, वेस्टेज होता है। वो वेस्टेज आखिर किसका है? वो पैसा किसका है? वो पैसा जनता का पैसा है। जनता के करों से प्राप्त आपके पास जो धन आया, आप उसको गलत प्रबंधन की वजह से वेस्ट कर रहे हो। तो नवलुक प्रबंधन इस बात पर फोकस करता है कि सरकारों को ये जो लीकेज होता है, रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, इसको प्लग करना चाहिए, रोकना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वह ठीक उसी प्रकार से संस्थाओं को चलाए जैसे कि प्राइवेट एजेंसियां काम करती हैं। यानी जिस तरह से वो मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य करती है, वैसे सरकारों को भी मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए ताकि वह वेस्टेज न करे। तो उद्यमी सरकार से हमारे तात्पर्य है। तो ऑसबोर और गैबलर ने इसी प्रकार से नव लोक प्रबंधन दृष्टिकोण से सरकारों को देखा और वो अपेक्षा करते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने अभी तक बताया, अब 2-3 बातें और रह गई हैं, उसको भी देखें आप। ये कहते हैं कि सरकार को कैसा होना चाहिए? पूर्वानुमानी होना चाहिए। पूर्वानुमानी से हमारा क्या तात्पर्य है कि समस्याओं को होने से पहले ही पहचान लो और पूर्वानुमान लगा लो कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। पहले से तैयारी करके रखो और पहले से उस पर विचार करके देखो कि अगर ऐसी समस्या आएगी तो इसके लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है, उसकी तैयारी करके रखो ताकि समस्या एक तो होने न दिया जाए और होए तो उसका तत्काल समाधान किया जा सके बेहतर तरीके से। यानी आप पहले से एंटिसिपेट करो, देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, जैसा फैसला होगा कर लेंगे, क्यों परेशान हो, ऐसा नहीं। सरकारों को एक अच्छे, जिसको कहते हैं ना, प्रबंधक की तरह सोचना चाहिए कि भविष्य की क्या चुनौतियां हो सकती है, उन चुनौतियों से हम किस तरह से निपटेंगे, उसके लिए हमको क्या उपाय करके रखने चाहिए। तो ये हुआ कि बारिश आने से पहले, बाढ़ आने से पहले आपने उसकी तैयारी कर ली ताकि जब ऐसी स्थिति आए तो आप बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकें और यदि संभव हो तो बाढ़ आने ही न दिया जाए, उसका आप मैनेजमेंट कर लीजिए
इसको बोलते हैं पूर्वानुमानी सरकार। नेक्स्ट जो है विकेंद्रीकृत सरकार, तो इसके बारे में हमने चर्चा की कि न्यू जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो केंद्रीकृत सरकारों का विरोध करता है। जैसा हमने एंटी गोल्स में देखा था, वो चाहता है कि सरकार जो है वो अनेक संस्थाओं में स्वायत्त संस्थाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए, और हर जो संस्था है, जो स्वायत्त संस्था है, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और वो पूर्ण स्वतंत्र हो अपने कार्यों को करने में। तो विकेंद्रीकृत सरकार से तात्पर्य एक ऐसी सरकार जहाँ पर सरकार की जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को उसका सामना करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, और वो अपने क्लाइंट के साथ जुड़कर और वो स्वयं फैसले लेती है और उनका समाधान करती है। तो इस प्रकार के एक शासन व्यवस्था को एनपीएम एक्सेप्ट करता है, उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम इस चीज़ को देखें, बाज़ार उन्मुखी सरकार। बाज़ार उन्मुखी सरकार जिसमें हमने शुरू में काफ़ी चर्चा की, सरकार कैसा होना चाहिए, तो इसको खुद कर्ता भाव से मुक्त हो जाना चाहिए, बाज़ारों को अधिक शक्तियाँ देनी चाहिए, यानी कि सरकार को कुछ ही क्षेत्रों तक अपने भूमिका को समेट लेना चाहिए और अधिकांश क्षेत्र निजी उद्यमियों के लिए खुले छोड़ देने चाहिए, उनको आपस में कॉम्पीट करने देना चाहिए और सरकार को केवल एक समन्वयकारी नियमनकारी भूमिका निभानी चाहिए। यानी राज्य का आकार छोटा होना चाहिए और बाज़ार को फ्रीडम दो, बाज़ार को अलाउ करो कि वो जो है नागरिकों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ये बाज़ार उन्मुखी सरकार से तात्पर्य यहाँ ये है कि बाज़ार में भी हम आवश्यक बदलाव लाएं, हम अपनी आर्थिक मौद्रिक नीतियों का इस प्रकार से निर्धारण करें कि हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करें कि वो आगे आए, हमारी कर संरचना, हमारी औद्योगिक जो नीति हो इस प्रकार की हो कि अधिक से अधिक लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, स्मॉल सेक्टर्स हो चाहे मीडियम सेक्टर्स हो। हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक जो है उद्यमी आएँ और वो उत्पादन करें, लोगों को नौकरियां भी देंगे वो और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी करेंगे। तो आज आप देख रहे होंगे सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे उद्यमियों को इंसेंटिव्स दिया जाए। तो अनेक प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप उद्योग धंधे लगाएं, और खुद नहीं कर रही है सरकार, स्वयं नहीं कर रही है, बल्कि वो प्रमोट कर रही है कि आप अधिक से अधिक लोग जो है स्वयं अपना उद्योग लगाएं और रोज़गार का सृजन का कार्य करें। तो सरकार अपनी मौद्रिक और आर्थिक नीतियों, औद्योगिक नीतियों के माध्यम से बाज़ार को बड़ा करने की कोशिश करे, फैसिलिटेटर बने, प्रमोटर बने, ये इनकी सोच है। कुल मिलाकर अगर हम इस अवधारणा को देखें तो यह लोक प्रशासन में क्या कर रहा है, एक नई सोच लेकर आ रहा है, एक बाजारवाद की सोच ला रहा है। यानी राज्य के आकार को बड़ा करने के बजाय राज्य को कहता है कि वो अपनी भूमिकाएं छोटी कर ले और वो एक जो है फैसिलिटेटर, प्रमोटर के रूप में आ जाए और अधिकांश जो आर्थिक विकास के क्षेत्र जो है, आर्थिक क्षेत्र में जो विकास के कार्य वह निजी उद्यमियों को सौंप देना चाहिए। ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव दिखता है इस विचारधारा में, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एनपीएम जो है वो बेसिकली राज्य को और नौकरशाही को कम करना चाहता है, वो इसको प्रोडक्टिव नहीं मानता है। वो कहता है इनका होना ज़रूरी है, ये जो है राष्ट्रीय हित के निर्णय लें, लेकिन ये स्वयं जो है देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले लें, बल्कि इस अनेक लोगों को इस प्रक्रिया में साथ लेकर चलें। यानी प्राइवेटाइजेशन करें, प्राइवेट बाज़ार बड़ा होना चाहिए, सरकार को अपनी भूमिका कम रखनी चाहिए। तो इसका प्रभाव निश्चित रूप में किस रूप में हुआ हम देख सकते हैं कि इस विचारधारा के आने के बाद स्वायत्त सार्वजनिक संगठनों का निर्माण हुआ, सरकारी निगमों का विनिवेशीकरण और निजीकरण हुआ और बहुत सारे जो सरकारी संस्थान हैं
वहाँ पर परफॉर्मेंस ऑडिटिंग होने लगी कि आपको जो इतने पैसे दिए गए, आपको जो कार्य सौंपा गया था, कितना कार्य हासिल हुआ, क्या लागत आई, आपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या कारण थे, इसके लिए क्यों ना आपको सज़ा दी जानी चाहिए। तो परफॉर्मेंस क्या रहा, आपने क्या परफॉर्मेंस किया, उस आधार पर आपका कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। लोक सेवा को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया। नागरिक अधिकार पत्रों की घोषणा की गई कि भाई चूँकि ये क्लाइंट ओरिएंटेड है, उपभोक्ता उन्मुखी है, सरकार की बात करता है, तो क्लाइंट की ज़रूरतें, क्लाइंट हमारा क्या है, वो कहते हैं ना कि भाई क्लाइंट इज़ गॉड, है ना, ये ग्राहक जो है वो देवता है। एक जैसे शॉपकीपर के लिए होता है ना, लिखता है कि हमारा मेरा जो ग्राहक है वो क्या है, मेरा ईश्वर है। उसी तरह की बात है कि सरकारों को भी, है ना, ग्राहकों को अधिकार देना है, उनको यह हक है जानने का कि सरकारें क्या काम कर रही है, कितने लागत पे काम कर रही है, इसका क्या जो है परिणाम होना चाहिए। तो एक नागरिक को अधिकार होना चाहिए जानने का कि सरकारें कौन कौन से कार्य कर रही है, उसकी क्या लागत है, उसका क्या परिणाम होगा, कितने समय में काम पूरा होगा। तो ये सब नागरिक अधिकार पत्रों की घोषणा के अंतर्गत किया जाता है। अगर आप कोई ऑफिस जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर ऑफिस ये बताता है कि हम ये काम करते हैं और ये काम इतने समय में कर दिया जाएगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है। तो ये नागरिक अधिकार पत्रों की जो घोषणा हुई, यह इस विचारधारा के प्रभाव के कारण। इसी तरह आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते होंगे कि आज कोई भी नागरिक जो है वह सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है और वो जानकारी हासिल कर सकता है, और उस जानकारी के माध्यम से सरकार के अधिकारियों के ऊपर जो एक दायित्व का निर्धारण कर सकता है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू, जिसको कह सकते हैं कि भाई राइट टू कम, सरकार के कार्यों से हम कहना, सरकार के अधिकारियों को ये बाध्य करें कि अधिकार है हमारा, आप हमको दीजिए, राइट टू सर्विस, हमको सर्विस दीजिए, प्रोवाइड कराइए। तो ये सब चीज़ें इस विचारधारा का प्रभाव हमको दिखाई देता है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। निजी एजेंसियों को ठेका देना, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देना और कर्मचारियों की छटनी भी इसका एक कह सकते हैं परिणाम है या दुष्परिणाम है। हम तो इस दृष्टि से देखते हैं कि भाई अनावश्यक जो है कर्मचारी भी नहीं होने चाहिए। इससे क्या है, सरकार के राजस्व की हानि होती है। उतनी कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। तो यद्यपि इसमें रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, लेकिन जो है एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि उतने ही लोग हों जो अपने फुल कैपेसिटी में काम कर सकें। उस संख्या ज़्यादा करने से राजस्व की हानि होती है। ये सब हम एनपीएम का प्रभाव दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा और अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको पुस्तक में पढ़ेंगे, और यदि कोई चीज़ समस्या आए तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।